स्टोरी का नाम है रोमांस, लव एंड अट्रैक्शन। पिछले एपिसोड में आपने सुना अर्जुन की नजरें हिना की फाइल पर टिकी थी, पर उसके जहन में सिर्फ उसका चेहरा था। तभी राहुल की आवाज आई, पर अर्जुन ने फाइल से नजरें हटाए बिना कहा, मुझे रेहान मलिक की सारी डिटेल चाहिए। अपने आदमियों को कह दो, वो जहां भी जाए, जो भी करे, मैं जानना चाहता हूं। हर बात, हर रात। क्यों अर्जुन की निगाहें सिर्फ हिना को ढूंढती हैं? क्या ये सिर्फ ख्वाहिश है, या कुछ ऐसा जो अभी तक अनकहा है? और रेहान, क्या वो सिर्फ एक नाम है, या कोई ऐसा खेल जो आग में डूबा है? रोमांस, लव एंड अट्रैक्शन, ये कहानी है जुनून की और उस खींचाव की जिसे कोई रोक नहीं सकता। अगर इस कहानी का पहला एहसास आपके दिल तक पहुंचा हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं अर्जुन की नज़र में इश्क है या इरादा। और सबसे हॉट और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। रोमांस, लव एंड अट्रैक्शन एक बार शुरू की तो रोक नहीं पाएंगे। चैप्टर 5, इश्क, मोहब्बत या सिर्फ हवस। आशी घर आ चुकी थी। वो सीधा अपने कमरे में जाती है रोज तो कॉलेज से आने के बाद आशी फ्रेश होकर अपना सारा फोकस अपनी स्टडीज पर करती थी, लेकिन आज उसका ध्यान तो कहीं और ही था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके बस उसी मूवमेंट को याद कर रही थी जब उसके होठों को विक्रम के होठों ने छुआ था। ये पहला एहसास मन में अजीब सी हलचल लिए आशी बेड पर इधर से उधर करवट बदल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में हजारों तितलियां उड़ रही। तभी आशी मन में सोचती है, कितनी अच्छी फीलिंग थी वो, मैं एक बार फिर उस फीलिंग को महसूस करना चाहती हूँ। डियर विक्रम, अब तो आप मेरे हुए। सोचती हुए आशी अपने बेड से उठती है और अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया पर विक्रम को सर्च करने लगती है। वही विक्रम अपने नए अपार्टमेंट में आ गया था। वह अपने कपड़े उतारते हुए सीधे बाथरूम में जाकर शावर ऑन करता है और उसके नीचे खड़े हुए भीगते रहता है। उसकी आंखों के सामने भी बार बार वही मोमेंट आ रहा था। विक्रम खुद को समझाते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है विक्रम तू, जिसके बारे में तू उल्टा सीधा सोच रहा है ना? वो बच्ची है तेरे सामने, तेरा दिल क्यों धड़क रहा है उसके लिए? जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा, और वैसे भी अब उससे थोड़ी ना तेरी मुलाकात होगी, इसलिए अपने आप को शांत कर, खुद से ही कहते हुए विक्रम गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें बंद होते ही एक बार फिर उसके सामने आशी का खूबसूरत चेहरा आने लगता है, उसके गुलाबी होठों से विक्रम के होठों का मिलना, उसका वो सॉफ्ट टच। ये सब देखते ही विक्रम फिर से अपनी आंखें खोल लेता है। बाथरूम की वॉल पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है, और आज जब मैं किसी चीज को भूलने की कोशिश कर रहा हूं तो वह बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। हिना अपने कमरे की बालकनी में बैठी हुई बाहर आती जाती हुई गाड़ियों को देख रही थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। अचानक फोन के बजने से हिना घबरा जाती है। फिर खुद को संभालते हुए हिना अपना फोन उठाकर देखती है तो स्क्रीन पर रेहान का नाम फ्लैश हो रहा था। हिना एक दो बार गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है और फोन को आंसर करती है। दूसरी तरफ से रेहान की आवाज आती है, हेलो हिना, कैसी हो तुम? हिना धीमी धीमी आवाज में जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। रेहान, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो, तुम्हारी आवाज काफी लो साउंड कर रही है। हिना, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। रेहान, तुमने मेडिसिन ली? हिना, हाँ मैंने मेडिसिन ले ली। तुम वापस कब आ रहे हो? रेहान, कुछ कह नहीं सकता, मैं यहाँ पर कुछ सीरियस इश्यूज आ गए हैं, उन्हें सॉल्व करके ही मैं वापस लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं फोन रख रहा हूँ, बाय, टेक केयर। हिना अपने फोन को देखते हुए सोचती है, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? रेहान, मैं कैसे कहूंगी अब तुमसे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रही? सोचते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। इधर अर्जुन अपने विला में सिगरेट पीते हुए हिना की तस्वीर को निहार रहा था। वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। अर्जुन ये सोच रहा था कि ना जाने कितनी बार वो संजना के साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन ऐसी फीलिंग उसने पहले कभी महसूस नहीं की जो उसने हिना के साथ की थी। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत अपना फोन निकलता है और अपने सेक्रेटरी राहुल को फोन करता है। राहुल जैसे ही फोन आंसर करता है, अर्जुन, मेरी रेहान मलिक से मीटिंग फिक्स करो आज ही, और हाँ मेरा जेट रेडी करो, मैं आज की रेहान मलिक से मिलना चाहता हूँ। राहुल यस सर कहकर फोन काट देता है। वही अपने कमरे में बैठी आशी सोशल मीडिया पर विक्रम को ढूंढते हुए परेशान हो गई थी, लेकिन उस पर तो इतने सारे विक्रम नाम के लोग थे, उसे अपने विक्रम को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चिढ़कर अपना फोन बेड पर पटकती है और अपने रूम की बालकनी में जाकर रेलिंग से टिककर खड़ी हो जाती है और नीचे का नजारा देखने लगती है। तभी उसका ध्यान एक आवाज पर पड़ता है जो कि उनके साइड वाले फ्लैट से आ रही थी। आशी को ये आवाज काफी जानी पहचानी लगती है। वो जब दूसरी तरफ घूमकर देखती है तो वो खुशी से झूम उठती है और मन ही मन कहती है, किसी ने सच ही कहा है, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कब से परेशान हो रही हूँ, और तुम तो मेरे ही फ्लैट के बगल में रहते हो। दूसरे फ्लैट में और कोई नहीं बल्कि विक्रम था जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका ध्यान अभी आशी पर नहीं गया था। आशी यह सोचती है कि कहीं विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड से तो नहीं बात कर रहा। आफ्टर ऑल इतना हैंडसम में इसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सोचते हुए आशी बड़े ध्यान से विक्रम की बातें सुनने लगती है।
वही विक्रम के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस थे। वो अपनी मॉम से बात कर रहा था। उसकी मॉम कहती है, बेटा मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि तुम्हारे डैड जो कहते हैं वही किया करो। तुम्हारी उस गलती की वजह से तुम्हारे डैड के हाथों से इतनी अच्छी डील चली गई जिससे गुस्से में आकर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मैंने कितनी बार तुमसे बोला था अपनी गलती की माफी मांग लो अपने डैड से और बात को खत्म करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। विक्रम, रिलैक्स मॉम, आप मेरी चिंता मत कीजिए। डैड को लगता है कि अपने दम पर अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं गुजार सकता, बस यही बात साबित करने के लिए मैंने वह घर छोड़ दिया। आप देखना मैं बहुत जल्द अपने दम पर अपनी पहचान बना लूंगा। ठीक है, तुम्हारे डैड आ रहे हैं, अब मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, कहकर विक्रम अपना फोन कट करके वापस कमरे में चला जाता है। इधर आशी जो बड़े ध्यान से विक्रम की बातें सुन रही थी वो अपने मन में कहती है, ओ तो ये बात है, मिस्टर विक्रम अपनी मॉम से बात कर रहे थे। उनकी बातों से तो लग रहा है कि मिस्टर विक्रम अपनी फैमिली से नाराज होकर यहाँ रहने आए हैं। वाओ, ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, सोचते हुए आशी मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक आलीशान होटल के वीआईपी रूम में रेहान मलिक बड़ी बेसब्री से अर्जुन राठौर का इंतजार कर रहा था। जब से उसकी सेक्रेटरी ने उससे ये बताया था कि द ग्रेट अर्जुन राठौर उससे मिलना चाहता है, तब से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक डील के चलते उसने बहुत कोशिश की थी अर्जुन राठौर से मिलने की, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट रेहान को नहीं मिली और आज खुद अर्जुन राठौर उससे मिलने आ रहा था। वो ये बात जानकर बहुत खुश था, क्योंकि अर्जुन का हाथ जिसके सिर पर होता था उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता था, चाहे पॉलिटिशियन हो या बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, सब अर्जुन की बहुत इज्जत करते थे। तभी उसकी सेक्रेटरी टीना डोर खोलकर अंदर आती है और रेहान की तरफ से देखते हुए कहती है, सर मिस्टर अर्जुन राठौर आपसे मिलने आए हैं, कहकर टीना रूम के बाहर चली जाती है। रेहान आगे बढ़कर अर्जुन से हाथ मिलाते हुए उसे ग्रीट करता है, हेलो सर, कैसे हैं आप? अर्जुन उससे हाथ मिलाते हुए, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद दोनों जाकर सोफे आमने सामने बैठ जाते हैं और रेहान अपने हाथों से अर्जुन के लिए विस्की के पैग बनाते हुए अर्जुन से पूछता है, तो बताइए सर आप यूँ अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं तो आप बिना फायदे के तो किसी से भी नहीं मिलते। अर्जुन अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए स्टाइल से कहता है, काफी अच्छे से जानते हो मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी पसंद है। तुम्हारी तरह मुझे भी सीधे पॉइंट की बात करना पसंद है। मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया हूँ। पिछले 4 सालों से तुम जिस जमीन को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो वो मैं तुम्हें दूंगा, जिस पर तुम अपना मॉल बनाने का सपना पूरा कर सकते हो। उसकी बात सुनकर रेहान बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता, थैंक यू सो मच सर। अर्जुन उसकी स्माइल को देखते हुए कहता है, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। उस जमीन के बदले मुझे तुम्हारी बीवी हिना चाहिए, और हाँ, जमीन के साथ ही मैं तुम्हें 5 करोड़ का चेक भी दूंगा। तुम आराम से सोच लो कि तुम्हें ये डील मंजूर है या नहीं, और मेरी एक बात का ध्यान रखना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आती। तुम्हारा जो भी फैसला हो कल तक मुझे बता देना, इससे ज्यादा टाइम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अपनी बात खत्म करके अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होता है और उसे गुड बाय कहते हुए रूम के बाहर चला जाता है। क्या रेहान मलिक अर्जुन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैप्टर 6, रोमांस एंड लव विद सेक्सी डार्लिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन राठौर को हिना की खूबसूरती भा जाती है, इसलिए वह रेहान मलिक से मिलकर उसे एक डील का ऑफर देता है जिसके बदले में वह हिना को मांगता है। अब आगे। जब से हिना के साथ वो हादसा हुआ था तब से हिना डरी सहमी रहती थी। उसकी आंखों से नींद तो कोसों दूर हो गई थी। सुबह के 7 बजे बज गए थे, लेकिन हिना अभी भी वैसे ही बालकनी में बैठी हुई थी। वो पूरी रात नहीं सोई थी, बस एकटक कहीं दूर देखे जा रही थी। हिना का फोन बजने से उसका ध्यान टूटता है। जब हिना फोन उठाकर देखती है तो उस पर रेहान का नाम फ्लैश हो रहा था। उसका कॉल देखकर हिना जल्दी से कॉल आंसर करती है। दूसरी तरफ से रेहान की आवाज आती है, हिना, मेरा ड्राइवर तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे खड़ा है, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे जाकर कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करना, कहकर रेहान फोन कट कर देता है। हिना खुद को मजबूत करके अपनी जगह से उठती है और तैयार होने चली जाती है। वही डाइनिंग एरिया में आशी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। आर्यन डाइनिंग एरिया में आते हुए आशी को टॉट मारते हुए कहता है, कितना खाती हो तुम आशी, एक दिन फूल के गुब्बारा हो जाओगी और फिर तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी से कह रहा हूँ कम खाओ थोड़ा। फिर वह पास खड़ी क्रिस्टल को देखकर पूछता है, क्यों क्रिस्टल, आई एम राइट और नॉट? क्रिस्टल मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखती है और उससे कहती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट आर्यन। आशी उन दोनों की तरफ चिढ़ते हुए देखती है, फिर आर्यन से कहती है, भाई आपको मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए हस्बैंड खुद ढूंढ लूंगी। आर्यन, मेरी प्यारी बहना, पहले अपनी शक्ल देख लें, आईने में तुझे कोई घास भी डालेगा। आशी, भाई बस कीजिए, बहुत हो गया, और मुझे ये बताइए कि आप मुझे छोड़ने कॉलेज आ रहे हैं या मैं अकेली चली जाऊं? आर्यन, कोई जरूरत नहीं है तुझे अकेले जाने की, मैं ब्रेकफास्ट करके तुरंत आ रहा हूं। आर्यन भले ही आशी को हमेशा टॉट मारता रहता था, लेकिन वह अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था। तभी क्रिस्टल की नज़र सामने से आती हुई हिना पर पड़ती है, जिसे देखकर क्रिस्टल तुरंत पूछ पड़ती है, मैडम आप कहीं जा रही है क्या?
हिना आशी और आर्यन से कहती है तुम दोनों ध्यान से कॉलेज जाना, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी ओके कहकर हिना वहां से चली जाती है। वही क्रिस्टल खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच लेती है। एम्बिशियस इंटरनेशनल स्कूल के सामने आर्यन अपनी बाइक रोकता है। आशी बाइक से उतरते हुए कहती है भाई आप मुझे लेने मत आना, आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ घर आ जाऊंगी और एक बात मैं आपको बता दूं, आप ना उस क्रिस्टल से बिल्कुल बात मत किया करो, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, बहुत ही ज्यादा अजीब है। आर्यन अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान मत दो और जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो गया है। आशी अंदर चली जाती है। तभी उसकी दोस्त रिया उसके पास आते हुए कहती है हे आशी, तुम्हें पता है हमारी मैथ्स टीचर जॉब छोड़कर चली गई है और उनकी जगह पर कोई नए टीचर आए हैं, मेरी सिस्टर बता रही थी कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आशी ओ नो यार, ऐसा नहीं हो सकता, जानवी मैम कितनी अच्छी थी, कम से कम क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाने पर वो किसी की बेइज्जती तो नहीं करती थी, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो भगवान ही बचाए, चल यार देखते हैं कौन है ये नया टीचर। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर के कार रोकते ही हिना जल्दी से कार से उतर जाती है। वो जब सामने देखती है तो उसे रेहान की सेक्रेटरी टीना अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। टीना हिना को ग्रीट करते हुए कहती गुड मॉर्निंग मैम, सर ने मुझे आपको रिसीव करने के लिए भेजा है, प्लीज आप मुझे फॉलो करें। हिना हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे चली जाती है। टीना एक वीआईपी रूम के सामने आकर रुकती है और हिना के लिए डोर ओपन करती है। हिना के अंदर जाते ही टीना वापस से डोर लॉक कर देती है। सामने रेहान सोफे पर बैठा हुआ था। आज हिना को रेहान काफी बदला बदला हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि हमेशा जब भी वो रेहान से मिलने आती थी तो रेहान उससे मिलते ही उसे गले लगा लेता था, लेकिन आज रेहान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रेहान हिना को देखते ही उसे बैठने का इशारा करता है। हिना सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आज रेहान के बर्ताव से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हस्बैंड से नहीं किसी गैर इंसान से मिल रही हो। उसके मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कहीं रेहान को पता तो नहीं चल गया उस रात के बारे में। ये सब सोचकर हिना अपनी नजर झुकाए हुए बैठी थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रेहान की आंखों में आंखें डालकर देख सके। तभी रेहान कहता है हिना मैं तुमसे एक बात पूछूं। हिना उसके इस सवाल से सहम जाती है, फिर भी वो अपना सिर हिलाकर हामी भरती है। रेहान हिना तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए, या फिर इसलिए कि मैंने तुम्हारे भाई का एडमिशन देश के इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कराया और तुम्हें तुम्हारे करियर में सक्सेस दिलाई? रेहान के इस सवाल का जवाब हिना के पास नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानती थी कि वह रेहान से प्यार नहीं करती है। वो रेहान के साथ सिर्फ इसलिए थी, रेहान की ही वजह से आज उसके भाई बहन अच्छी जिंदगी जी रहे थे, इसलिए वो खामोश रहती है। रेहान हिना तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा जवाब दे दिया है, और वैसे भी अगर तुम मुझसे प्यार करती तो कभी भी मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोकती, तुमने तो एक रात भी मेरे साथ नहीं गुजारी है। हिना रेहान आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारी शादी के बाद आज आप ऐसे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? रेहान ठीक है हिना, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाता हूँ, जैसा कि तुम भी जानती हो कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरा एहसान उतारने के लिए की थी, ना कि इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं मेरे एहसानों के बदले तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, बोलो क्या तुम मुझे वो दोगी? हिना रेहान मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरे भाई बहन खाने के लिए तरसते थे, अगर उस वक्त आपने मेरी मदद नहीं की होती तो आज भी शायद वे वैसी ही जिंदगी जी रहे होते। आप बुरे नहीं हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि आपने कभी भी मेरी मर्जी के बिना मुझे छुआ नहीं है, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। रेहान हिना के सामने एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है ये हमारे डाइवोर्स पेपर है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसे साइन करो और अर्जुन राठौर के पास चली जाओ। अर्जुन वही इंसान है जिसने हमारी शादी की पहली रात तुम्हारे साथ बिताई थी, तुम्हें मेरे लिए उसे खुश रखना होगा और उसने मुझसे वादा किया है कि तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। अगर तुम मना करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन इन डाइवोर्स पेपर्स पर तो तुम्हें साइन करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ बांध के नहीं रखना चाहता, क्योंकि अर्जुन राठौर तुम्हें पाना चाहता है और उससे दुश्मनी में नहीं कर पाऊंगा। ये सब सुनकर हिना का दिल धक से रह जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है। वह बिना कुछ बोले टेबल पर रखी हुई फाइल और पेन उठाती है और कांपते हाथों से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और सिर्फ इतना कहती है आई एम रेडी। उसका जवाब पाकर रेहान बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच हिना, आज तुमने भी मुझ पर एक एहसान कर दिया। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अर्जुन को भेजता हूँ, वो कुछ देर में ही तुम्हारे पास आ जाएगा, कहकर रेहान अपनी फाइल उठाकर रूम से चला जाता है। उसके बाहर जाते ही हिना टूटकर बिखर जाती है। अब तक जो आंसुओं का सैलाब उसने अपनी आंखों में रोका हुआ था, जैसे उनका बांध टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगती है। च 7 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा रेहान हिना से डाइवोर्स पेपर साइन करा लेता है और अर्जुन को कमरे में भेजने का कहकर वो बाहर चला जाता है। अब आगे रेहान उसी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आता है जहां अर्जुन रुका हुआ था। वो सोफे पर बैठे हुए अर्जुन को डिवोर्स फाइल देते हुए कहते हैं सर ये मेरी और हिना की डिवोर्स फाइल है, इसमें हम दोनों ने ही साइन कर दिया है और मैंने उसे आपके बारे में बता दिया, वो आपके साथ जाने के लिए रेडी है। अर्जुन आई एम इम्प्रेस्ड रेहान, तुम बहुत आगे तक जाओगे, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। फिर रेहान राहुल को इशारा करता है। राहुल प्रॉपर्टी के पेपर और चेक रेहान को दे देता है।
उसके बाद रेहाना अर्जुन से हाथ मिलाकर वहां से चले जाता है। अर्जुन हिना के कमरे की तरफ निकल जाता है। वही रेहान अर्जुन के कमरे से निकलकर क्रिस्टल को कॉल करता है। दूसरी तरफ से क्रिस्टल कॉल आंसर करती है, यस सर। रेहान, क्रिस्टल, अपने हिना के घर पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वहां से जा सकती हो और तुम्हारी जो भी पेमेंट है वह मैं क्लियर कर दूंगा। ओके कहकर रेहान फोन कट कर देता। फोन करते ही क्रिस्टल खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं, सर का काम पूरा हो गया तो उन्होंने तो मुझे जाने को कह दिया, लेकिन मेरा काम तो अभी बाकी है ना। मैं इतने दिनों से अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी लेकिन वो नहीं आया, बट मेरे जाने का टाइम जरूर आ गया। कोई नहीं, जाने से पहले मैं अपना काम करके जाऊंगी। सोचते हुए वो आर्यन का नंबर डायल करती है। आर्यन की फोन आंसर करते ही क्रिस्टल घबराते हुए कहती है, आर्यन तुम जल्दी घर आ जाओ। वो कहते हुए क्रिस्टल फोन कट कर देती है और मुस्कुराने लगती है। फिर वो आर्यन के कमरे में चली जाती है और बेड के पास रखे फ्लावर पॉट हिडन कैमरा फिक्स करने लगती है। एम्बिशियस इंटरनेशनल स्कूल में आशी अपनी दोस्त रिया से कहती है, काश जानवी मैम वापस आ जाएं, मुझे और किसी से नहीं पढ़ना है। रिया, अब वो तो वापस नहीं आने वाली और अभी तो तुम नए टीचर से मिली भी नहीं है, इसलिए पहले से मत सोचो कि वह तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। हो सकता है शायद वो भी जानवी मैम की तरह अच्छे हो। तभी आशी का क्लासमेट प्रेम कहता है, तुम दोनों चुप रहो, सर आ गए हैं, सामने देखो। आशी जैसे ही सामने देखती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो नए टीचर और कोई नहीं बल्कि विक्रम था। वह मन में कहती है, ओ नो यार, मैं तो इन्हें पटाने के बारे में सोच रही थी, ये तो मेरे कॉलेज में ही पढ़ाने आ गए। अब इन्हें पता चल जाएगा कि मैं स्टडी में कितनी बड़ी डफर हूँ। कोई ना गुरुजी, अगर आपको मैंने पटाया नहीं ना तो मेरा नाम भी आशी नहीं। अभी तक विक्रम की नज़र आशी पर नहीं गई थी क्योंकि वह लास्ट बेंच की कॉर्नर में बैठी हुई थी। विक्रम, हेलो एवरीवन, आई एम योर न्यू मैथ्स टीचर, माय नेम इज विक्रम। ओके, अब आप सभी भी अपना इंट्रोडक्शन वन बाय वन मुझे दे दीजिए। उसकी बात पर धीरे धीरे सब बच्चे खड़े होकर अपना नाम बताने लगते हैं। जब आशी अपना नाम बताने के लिए खड़ी होती है तब विक्रम की नज़र उस पर पड़ती है। उसको देखते ही विक्रम के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो आशी की तरफ से नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी रिया आशी से धीमी आवाज में कहती है, आशी, विक्रम सर कितने हैंडसम है ना। आशी, वो मेरे हैं, उनकी तरफ नज़र उठाकर देखना भी नहीं। रिया, यह क्या कह रही है, तू पागल हो गई है क्या, वो तुझसे कितने बड़े हैं उनके बारे में ऐसा सोच भी मत। आशी, लेकिन मुझे वही चाहिए। रिया, तुझे इतना ही बॉयफ्रेंड बनाने का शौक चढ़ा है तो अपने क्लास के किसी लड़के को पटा लेना। आशी, अपनी क्लास के लड़कों में वह बात नहीं है जो सर में है, उनकी मस्कुलर बॉडी देख, उनके हाथ कितने बड़े और स्ट्रांग दिखते हैं, और अपने क्लास के लड़कों को देख लो, दुबले पतले से हैं और हाथ ऐसे हैं जैसे किसी बच्चे के हो। रिया, हाँ तो सर अपनी उम्र के हिसाब से दिखते हैं, जब हमारे क्लास के बॉयज टीचर के जितने बड़े होंगे तो उनकी बॉडी भी वैसे ही हो जाएगी। आशिक हो तो तू ये समझ ले कि मुझे अपनी उम्र से बड़े लड़के पसंद है और तू देखना सर ही मेरे हस्बैंड बनेंगे। हाइट टावर्स में क्रिस्टल सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रही थी कि तभी उसे डोरबेल बार बार बजने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ करती है और जाकर डोर ओपन करती है। आर्यन घबराते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ क्रिस्टल। वो काफी बुरी तरह से खौफ रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह भागते हुए आया है। क्रिस्टल अपने एक्सप्रेशंस पर उदासी लाते हुए कहती है, अब सब ठीक है। वो किचन में आग लग गई थी अचानक से, जिसे देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से तुम्हें फोन कर दिया। मैं तुम्हें बता रही थी कि तभी मेरा फोन ऑफ हो गया, लेकिन मैंने आग बुझा दी। आर्यन जाकर किचन में देखता है तो वहां पर सच में आधा किचन चला हुआ पड़ा था। ये आग क्रिस्टल ने जानबूझकर लगाई थी ताकि वो इस बहाने आर्यन को घर बुला सके। फिर आर्यन क्रिस्टल की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना क्रिस्टल, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। क्रिस्टल, मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी है आर्यन, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम भागते हुए आए हो। तुम अपने रूम में जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, मैं जूस लेकर आती हूँ। आर्यन उसकी बात सुनकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं क्रिस्टल एक गिलास में जूस डालती है और उसमें मेडिसिन मिला देती है। फिर वो आर्यन के रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्रिस्टल, आर्यन ये ऑरेंज जूस पी लो, उसके बाद रेस्ट करो। चैप्टर 8 रोमांस, लव और लस्ट, पार्ट 8। आर्यन उसकी बात सुनकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं क्रिस्टल एक गिलास में जूस डालती है और उसमें मेडिसिन मिला देती है। फिर वो आर्यन के रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्रिस्टल, आर्यन ये ऑरेंज जूस पी लो, उसके बाद रेस्ट करो। आर्यन क्रिस्टल से जूस लेकर पी लेता है, जिसे देखकर क्रिस्टल के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ जाती है। क्रिस्टल ग्लास लेकर किचन में रखने चली जाती है बस 5 मिनट और आर्यन उसके बाद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा कहते हुए क्रिस्टल वॉल क्लॉक में टाइम देखने लगती है। होटल वीआईपी रूम में अर्जुन रूम में आता है। जब हिना को इस बात का एहसास होता है तो वो अपनी नज़रें उठाकर उसको देखती है। अर्जुन में ब्लैक सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। हिना खुद के इमोशंस को काबू करते हुए झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए, हाय मिस्टर अर्जुन, आई एम हिना कहते हुए हिना अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं, लेकिन अर्जुन आगे आकर उसे हक कर लेता है और उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है। उसे आज भी हिना के पास वही खुशबू आ रही थी जो उस रात उसने महसूस की थी। वही हिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसकी बॉडी अपने आप कांपने लगती है। जब अर्जुन को यह महसूस होता है तो वह हिना से दूर हट जाता है।
फिर कहता है, रेहान ने तुम्हें बता दिया होगा कि अब तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर चले तुम्हारे नए आशियाने में। कहते हुए अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हिना बेमन से उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है और अर्जुन अपने साथ हिना को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ वहीं आर्यन को जूस पीने के बाद से ही बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उसे अचानक से ही पसीना आने लगा था और आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आर्यन जैसे तैसे अपनी शर्ट उतारता है और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। वो शावर ऑन करके दीवार से टिक कर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं बाहर इंतजार कर रही क्रिस्टल कातिल मुस्कान के साथ आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, इट्स टाइम टू एंजॉय माई लव, और वो अपनी ड्रेस को उतारने लगती है। जब क्रिस्टल कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि आर्यन रूम में नहीं है। तभी उसका ध्यान बाथरूम से आती शावर की आवाज पर जाता है। क्रिस्टल अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देती है। क्रिस्टल बाथरूम का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसे डोरबेल के बार बार बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस वक्त कौन आया होगा? आशी तो स्कूल में होगी और हिना वो भी नहीं आ सकती। वो घबराते हुए अपने कपड़े पहनती है और अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करते हुए डोर खोलती है। सामने एक बेहद खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जिसका नाम था सिमरन। सिमरन आर्यन की बेस्ट फ्रेंड है, ये शायद उससे ज्यादा, क्योंकि सिमरन मन ही मन आर्यन को पसंद करती है जो उसके साथ ही मेडिकल की स्टडीज कर रही है। क्रिस्टल, कौन है आप? और इस वक्त कोई भी घर पे नहीं है, आपको जिससे भी मिलना है बाद में आइएगा। कहते हुए क्रिस्टल दरवाजा बंद करने लगती है। सिमरन डोर पर अपना हाथ लगाकर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है आर्यन यही है, उसने मुझे बताया था कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है इसलिए वह घर जा रहा है। मैं आर्यन से मिले बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। क्रिस्टल, हाँ आर्यन यहाँ आया था लेकिन वह अभी कुछ देर पहले चला गया है। उसकी बात पर घर के अंदर नजर डालती है तो फर्श पर ही आर्यन का बैग पड़ा हुआ उसे दिखाई देता है। वो मन ही मन सोचती है, आर्यन का बैग तो यहीं पर पड़ा हुआ है, तो फिर ये लड़की मुझसे झूठ क्यों कह रही है? और आर्यन भी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। हो ना हो कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्रिस्टल, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि आर्यन यहाँ से चला गया है, अब तुम भी जाओ। इस बार सिमरन गुस्से में क्रिस्टल को धक्का देती है और घर के अंदर जाकर सारे कमरों में आर्यन को ढूंढने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर क्रिस्टल के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब वो सिमरन को नहीं रोक सकती और अगर किसी तरह ये बात रेहान को पता चली कि उसने आर्यन को मेडिसिन दी थी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचते ही क्रिस्टल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर अपना पर्स उठाती है और बाहर चली जाती है। वही सिमरन जब आर्यन के कमरे में पहुंचती है तो उसे शावर की आवाज सुनाई देती है। वो आर्यन को ना देखकर इतनी ज्यादा बेचैन हो गई थी कि सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी, इसलिए ये आवाज सुनकर वह बिना कुछ सोचे बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और आर्यन को आवाज देने लगती है। जब आर्यन के कानों में सिमरन की आवाज पड़ती है तो वो अपनी आंखें खोल देता है। वो देखता है कि सिमरन उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। तुम ठीक हो आर्यन? मुझे पता था तुम घर पर ही हो। वही सिमरन के गले लगते ही आर्यन को अपनी बॉडी में हलचल महसूस होने लगती है। तभी सिमरन को एहसास होता है कि वह क्या कर रही है। आई एम सॉरी आर्यन, में मुझे नहीं आना चाहिए, अभी मैं जा रही हूँ। कहते हुए वो पलट के जाने लगती है, लेकिन आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगा देता है। क्रिस्टल की दी हुई मेडिसिन की वजह से आर्यन खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं दीवार से लगी हुई सिमरन हैरान नजरों से आर्यन को देख रही थी। उसे आर्यन की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही आर्यन सिमरन पर झुककर उसके लबों को चूमने लगता है। उसका एक हाथ दीवार पर था तो दूसरा हाथ सिमरन के पेट पर चल रहा था। सिमरन हिम्मत जुटाकर आर्यन को धक्का देती है और उससे कहती है, आर्यन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने होश में तो हो? हमारे बीच में वो रिश्ता नहीं है कि तुम मेरे इतने करीब आ सको। लेकिन आर्यन को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मेडिसिन की वजह से उसके अंदर की तड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो बस अपनी बॉडी को शांत करना चाहता था। वो वापस से सिमरन को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गले पर किस करने लगता है। सिमरन, नो आर्यन प्लीज डोंट डू दिस। आर्यन, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, सॉरी मैं नहीं रोक पा रहा हूँ खुद को। कहते हुए वो खुद में हिम्मत भरता है और सिमरन को छोड़ देता है। फिर वो दीवार पर एक जोरदार हिट करता है। सिमरन उसके सारे एक्शन को देख रही थी। आर्यन की बॉडी लाल होती जा रही थी। शावर से बहता पानी भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। आर्यन को कितनी तकलीफ हो रही थी ये सिमरन उसके चेहरे पर साफ साफ देख पा रही थी। वो समझ जाती है, मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण उसकी लाल पड़ती बॉडी से सिमरन समझ गई थी कि आर्यन को ड्रग्स दी गई है। फिर वो खुद से कहती है, आर्यन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, तुम्हें मेरी जरूरत है ना, तो ठीक मैं तुम्हारी तकलीफ को दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो आर्यन के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। सिमरन के पूरे कपड़े गीले हो गए थे जिसकी वजह से उसका शरीर झलक रहा था। उसने लॉन्ग स्कर्ट व्हाइट कलर का टॉप पहना था जो उसके शरीर से चिपक गया था। उसकी झलकते शरीर को देखकर आर्यन मदहोश हो रहा था। आर्यन अपने हाथों से सिमरन के टॉप की बटन खोलने लगता है और उसे सिमरन की शरीर से अलग कर देता है। सिमरन शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्यन उसके पूरे शरीर को बेतहाशा चूमने लगता है। जैसे जैसे आर्यन के हाथ सिमरन के शरीर पर चल रहा था वैसे ही सिमरन भी मदहोश होने लगी थी। किसी लड़के की छुअन आज पहली बार वो अपने बदन पर महसूस कर रही थी और ये एहसास उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने खुद को आर्यन के हवाले कर दिया था। शावर का पानी लगातार उन दोनों को भिगो रहा था और सिमरन की सिसकियां पूरे बाथरूम में गूंजने लगी थी।
क्या होगा जब आर्यन को इस बात का एहसास होगा कि उसने ड्रग्स के नशे में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सारी हदें पार कर दी। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 9। डियर रीडर्स, अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल ने धोखे से आर्यन को ड्रग्स दी थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चाल में कामयाब हो पाती सिमरन आर्यन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच चुकी थी। अब आगे ड्रग्स के नशे में न जाने कितनी बार आर्यन सिमरन के साथ इंटीमेट हो चुका था। वो दोनों ही बुरी तरह से थक कर बेड पर सो गए थे। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ सुनकर सिमरन की आंख खुल जाती है और उसकी नज़र अपने ऊपर सो रहे आर्यन पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि उसने और आर्यन ने कुछ भी नहीं पहना है। तभी उसे वह सारा लम्हा याद आता है जब वो और आर्यन एक दूसरे के बेहद करीब थे। तभी उसे डोरबेल के दोबारा बजने की आवाज़ सुनाई देती है। सिमरन घबराते हुए आर्यन को जगाती है। आर्यन उठो मेरे ऊपर से। जब आर्यन की आंख खुलती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। आर्यन, हटो मेरे ऊपर से, बाहर कोई है। आर्यन जल्दी से सिमरन से अलग होता है। आर्यन, अब हम क्या करें, मेरे सारे कपड़े तो गीले पड़े हैं। आर्यन तो जैसे कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके दिल की धड़कन भी काफी तेज हो गई थी। आर्यन पास में पड़ी अपनी टॉवल उठाता है और उसे पहनते हुए कहता है, सिमरन तुम ये चादर लेकर बाथरूम में जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। सिमरन तुरंत चादर ओढ़कर बाथरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्यन अपनी कबर्ड से टी शर्ट और लोवर निकाल कर पहन लेता है और जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है। डोर खुलते ही आशी कहती है, भाई आप इस टाइम घर पर क्या कर रहे हो? आप कॉलेज नहीं गए थे क्या? और ये क्रिस्टल कहाँ है? मैं कब से डोरबेल बजा रही हूँ लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। आर्यन उसकी बात का क्या जवाब देता, उसे तो खुद कुछ नहीं पता था, इसलिए वो बात बदलते हुए कहता है, आशी तुम ये बताओ तुम्हें घर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आशी सोफे पर बैठती हुई कहती है, नहीं भाई मैं आराम से आ गई थी। वैसे क्रिस्टल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। आर्यन, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए आज मैं जल्दी आकर सो गया था। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। आशी, ओके भाई मैं जा रही हूँ, आप जल्दी से पानी ले आना प्लीज। आर्यन जल्दी से पानी लेकर आशी के रूम में रख आता है। फिर वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और एक एक गहरी सांस लेता है। फिर वह बाथरूम के पास जाकर बाहर से ही कहता है, सिमरन तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं आयरन करके सुखा देता हूँ। सिमरन अपने कपड़ों की तरफ देखती है जहां पर उसके अंडरगारमेंट्स भी पड़े थे, जिसे देखकर सिमरन कहती है, नहीं आर्यन मैं खुद सुखा लूंगी, तुम एक काम करो, आयरन निकाल कर बेड पर रख दो और बाहर चले जाओ। कुछ देर बाद जब डोर के बंद होने की आवाज आती है तब सिमरन बाथरूम से बाहर निकलती है और अपने कपड़े सुखाने लग जाती है। बाहर आर्यन बड़ी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। तभी आशी अपने कमरे से बाहर निकलती है और आर्यन को देखते हुए कहती है, क्या हुआ भाई, आप परेशान नजर आ रहे हो और आप ऐसे इधर से उधर चक्कर क्यों काट रहे हो? आर्यन अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं तो मैं परेशान नहीं हूँ, वैसे छोड़ो, तुम ये बताओ आज तुम्हें अपनी दोस्त के घर होमवर्क करने नहीं जाना है? आशी, जाना है ना भाई, लेकिन मैं शाम को जाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है। आर्यन, आशी मैं ये सोच रहा था कि आज शाम को हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, इसलिए तुम अभी अपनी दोस्त के घर जाकर अपना होमवर्क कर लो, फिर शाम को हम लोग चलेंगे। आशी, ओके भाई फिर मैं जा रही हूँ। कहते हुए आशी अपने रूम में जाकर अपनी बुक्स उठाती और बाहर निकल जाती है। उसके बाहर जाते ही आर्यन गहरी सांस लेता है और जल्दी से डोर बंद कर देता है। वही आशी लिफ्ट के पास पहुंचकर बार बार बटन प्रेस करने लगती है। फिर वो अपनी बुक खोलकर उसमें देखने लगती है। कुछ देर में जैसे ही उसे लिफ्ट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, वह बिना सामने देखे अंदर कदम बढ़ा देती है और अचानक किसी से टकरा जाती है। तब तक लिफ्ट वापस से बंद हो जाती है। जब आशी सामने देखती है तो वहां पर विक्रम खड़ा था। आशी जल्दी से अपनी बुक उठाते हुए कहती है, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। विक्रम, आपका ध्यान सामने होगा तब ना आप मुझे देखेंगी, आपकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाया और लिफ्ट वापस नीचे जाने लगी। विक्रम की ये बात सुनकर आशी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बुक्स वापस नीचे रखकर विक्रम की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। विक्रम फटी आंखों से उसे देख रहा था। सिर्फ आशी विक्रम की कॉलर को छोड़ते हुए कहती है, आई लाइक यू सर एंड योर लिप्स आर वेरी स्वीट। तब तक लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और आशी जल्दी से अपनी बुक्स उठाकर बाहर निकल जाती है। विक्रम अभी भी किसी मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की मर्सिडीज एक आलीशान विला में एंटर करती है। अर्जुन के साइड में बैठी हिना बड़े ध्यान से बाहर देख रही थी। विला के बाहर एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें न जाने कितने वैरायटीज के फूल लगे हुए थे। गार्डन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। विला के बाहर थोड़ी थोड़ी दूर पर बॉडीगार्ड खड़े हुए थे जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उन सबके हाथों में गन थी। हिना इतनी सिक्योरिटी देखकर समझ गई थी कि उसके बगल में बैठा शख्स कोई आम इंसान नहीं है। ये सब देखकर उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों विला के अंदर एंटर होते हैं। जिला के अंदर का इंटीरियर भी मॉडर्न और आलीशान लग रहा था। अर्जुन के घर के अंदर आते हैं सारे सर्वेंट आकर उसे ग्रीट करते हैं। अर्जुन सुजन की तरफ देखते हुए कहता है, मैडम को उनके कमरे में ले जाओ। सुजान यस सर कहकर हिना को अपने साथ ले जाती है। फिर वो एक रूम के आगे आकर रुकती है। मैडम ये आपका रूम है, आप अंदर जाएं, मैं चलती हूँ। हिना जैसे ही डोर ओपन करके रूम के अंदर जाती है उसके कदम मानो अपनी जगह पर मानो जम से जाते हैं। वो फटी आंखों से अपने सामने देखती लगती है।
आखिर क्या देखा था हिना ने रूम के अंदर, जानेंगे अगले एपिसोड में। और क्या करेगा अब आर्यन, क्या वो सिमरन की जिम्मेदारी लेगा? चैप्टर 10 रोमांस लव और लस्ट पार्ट 1-0। डियर रीडर्स, प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। प्लीज मुझे फॉलो भी कर लेना। हिना जैसे ही कमरे का डोर ओपन करके कुछ कदम आगे बढ़ाती है, रूम का डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कमरे की दीवारों की चारों तरफ उसकी बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी तस्वीरें लगी हुई थी। पूरा कमरा हॉट शेप के बलून से भरा था। वहां पर मौजूद हर एक बलून में सॉरी लिखा हुआ था। हिना कुछ कदम आगे बढ़ाती है कि तभी उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगती है। ये सब देखकर हिना बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है तो एक इंसान ने मुझे बेचा है और दूसरे ने मुझे खरीदा है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। हिना आवाज की दिशा में देखती है तो उसकी नजर एक बड़ी सी स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें एक वीडियो क्लिप चल रही थी, जिसमें अर्जुन एक सोफे पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। वह कहता है, सॉरी हिना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे पता है मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम आज से मेरे साथ रहने वाली हो, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। मैं तुम्हें आज अपनी जिंदगी का वो सच बताने वाला हूँ जिसका जिक्र मैंने कभी किसी से नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हें ये सब बताने को कर रहा है। मेरा नाम अर्जुन राठौर है, वो अर्जुन जिसको शायद इस धरती पर जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस। कहते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। कुछ देर रुक कर वो आगे कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे मॉम डैड कौन है। शायद मैं किसी की नाजायज औलाद है, इसलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। मैं तब बहुत छोटा था, शायद 1-2 दिन का। जब मैं 8 साल का हो गया तो फिर एक दिन मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। मैं उस दिन बहुत खुश था। मैंने सोचा था कि मेरे भी मॉम डैड होंगे अब, लेकिन मेरी यह खुशी भी दुख में बदल गई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे अपना प्यार देने की जगह सिर्फ मुझे तकलीफ दी। वो लोग मुझे अपना बेटा बनाकर नहीं, बल्कि अपने घर में काम करने के लिए नौकर लेकर आए थे। सोने के लिए उनके घर में मुझे कमरा भी नसीब नहीं हुआ। वह मुझे छत पर छोड़ देते थे, जहां कड़ाके की ठंड में मैं कांपता रहता था। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हिना जो शांत खड़ी एकटक स्क्रीन को देख रही थी, अर्जुन की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखों में भी आंसू छलक आते हैं। फिर वो आगे कहता है, फिर एक दिन उसी घर में मेरी मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम उनके बेटे के साथ खेलने के लिए आता था। जब विक्रम ने मुझे अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए देखा तो वो दौड़कर मुझे बचाने के लिए आ गया। कहते हुए अर्जुन अपनी याद में चला जाता है, आंटी प्लीज उसे मत मारिए, फर्श पर उसने पानी नहीं गिराया, ये तो मुझसे गलती से गिर गया था। आपको पनिशमेंट देनी है तो आप मुझे दे दीजिए। उस दिन के बाद से विक्रम मेरा दोस्त बन गया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, अर्जुन तू मेरे साथ चल। अर्जुन, लेकिन कहाँ? विक्रम, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, इससे पहले कि कल्पना आंटी घर आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए विक्रम अर्जुन का हाथ पकड़ता है और भागते हुए घर से थोड़ी दूर पर आ जाता है, जहाँ एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार खड़ी थी, जिसके पास एक बुजुर्ग इंसान खड़ा था। वो विक्रम को देखते हुए कहता है, छोटे साहब आप किसको अपने साथ लेकर आए हैं? विक्रम, काका वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कीजिए। कहते हुए विक्रम अर्जुन का हाथ पकड़कर कार में बैठ जाता है और कार तेज रफ्तार के साथ धूल उड़ाती हुई चली जाती है। कहते हुए अर्जुन अपनी यादों से बाहर आ जाता है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। विक्रम काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसने अपने काका से कहकर मुझे उनके घर में रहने के लिए मना लिया, क्योंकि वह मुझे अपने साथ नहीं रख सकता था, लेकिन उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब मैं 18 साल का हो गया तब काका ने मुझे जूतों की फैक्ट्री में नौकरी दिला दी। वहां मैंने सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीखी। उसके 4 साल बाद मैंने खुद की छोटी सी फैक्ट्री शुरू की और मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर एक दिन मेरे क्लाइंट की पार्टी में मेरी मुलाकात संजना से हुई। वो पहली नज़र में मुझे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें होती रही और मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। फिर हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करता था, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। उसे ड्रग्स लेने की आदत थी, जिसके लिए पैसे देने से मैंने उसे मना कर दिया तो वो इस हद तक गिर गई कि वो दूसरों के साथ सोने लगी। उस दिन मैंने संजना को किसी और आदमी के साथ हमबिस्तर होते हुए अपनी आंखों से देखा था। मुझे कितनी तकलीफ हुई थी ये देखकर शायद इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता था। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं हमेशा से संजना के साथ रॉयल रहा था। मैंने उसके अलावा किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देता था। बस उस रात मैं वही लॉयल्टी में खत्म करना चाहता था, खुद को उससे दूर करना चाहता था हमेशा के लिए। पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैंने अपने सेक्रेटरी से कॉल करके ये कहा था कि मुझे कोई लड़की ला कर दे। और जब मुझे अपने कमरे के बाहर आहट सुनाई दी तो मुझे लगा राहुल ने तुम्हें भेजा है और अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ। राइट साइड में टेबल पर गन रखी है, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो वो गन उठा लो। मैं तुम्हारे रूम के बगल वाले कमरे में हूँ, वह आकर मेरे सीने में सारी गोलियां उतार दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हाइट टावरस में रात हो चुकी थी। आशी
आर्यन के कमरे में आते हुए कहती है, भाई क्रिस्टल का तो कोई पता नहीं कहाँ है, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी इसलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था, अभी गर्म है, ये बॉक्स में रख कर जा रही हूँ, आप खा लीजिएगा। उसकी बात सुनकर आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। आर्यन अपने कमरे में लगे हुए सोफे पर बैठा था, वो बार बार सिमरन का नंबर डायल करना था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आर्यन फ्रस्ट्रेट होकर अपना फोन सोफे पर पटकता है और उस वक्त के बारे में सोचने लगता है। आशी के जाने के बाद आर्यन जल्दी से दरवाजा बंद करता है और अपने रूम के बाहर खड़े होकर कहता है, सिमरन आशी बाहर जा चुकी है। सिमरन जो अपने कपड़े सुखाकर पहन चुकी थी वो आर्यन के कहते ही बाहर आ जाती है। सिमरन और आर्यन दोनों ही खामोश खड़े थे। इस वक्त सिमरन का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने मन में सोच लिया था कि आज वो आर्यन से कह देगी कि वो उससे प्यार करती है और वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। सिमरन ये बात आर्यन से कहने ही वाली थी कि तभी आर्यन कहता है, सिमरन तुम यहाँ क्यों आई थी। कहते हुए वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वो इस वक्त सिमरन को फेस नहीं करना चाहता था। फिर वह आगे कहता है, और अगर आई भी थी तो मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चली जाती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सिमरन। आर्यन की ये बात सुनते ही सिमरन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल की हजारों टुकड़े कर दिए हो, लेकिन सिमरन की सिंघम की आंखों से छलकते आंसू आर्यन नहीं देख पाता क्योंकि वह उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। तुम्हें पता भी है जो हमारे बीच हुआ है आज वो नहीं होना चाहिए था। कहते हुए जब आर्यन पीछे पलट कर देखता है तो सिमरन वहां नहीं थी। हिना जब अपने राइट साइड में देखती है तो वह टेबल पर गन रखी हुई थी। हिना उस गन को उठा लेती है और रूम से बाहर निकल जाती है। कल का एपिसोड होने वाला है कुछ खास, तब तक के लिए आप कमेंट करके बताएं कि हिना क्या करेगी। कल वापस जरूर आइएगा, आगे की कहानी जानेंगे अगले पार्ट में।